अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, फाइनल जो बातें डीएनए रेप्लिकेशन के मतलब हैं वो आज हम करने वाले हैं। वो ये हैं बच्चों की डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हाईली एक्यूरेट है। इसको हम फाइडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फाइडेलिटी of DNA replication। डीएनए रेप्लिकेशन जो है हाईली एक्यूरेट है, इसमें छोटी सी भी एरर मुमकिन नहीं है। बहुत ही कम चांस है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर होने की, क्योंकि एक सिंगल बेस चेंज अगर हो गया डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान तो आगे जाके वो एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। इसके बारे में आइंदा आने वाले किसी मौके पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह से डीएनए में आने वाली छोटी सी चेंज, छोटी सी म्यूटेशन आगे जाके कितना ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को हाईली एक्यूरेट रखा गया है। ठीक, तो एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है बच्चों की प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होती है। प्रूफ रीडिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस दौरान जो गलतियां हैं, जो एरर्स है, उनको रिमूव किया जाता है। मान लो अगर आपने एक इंग्लिश में एक कंपोजिशन लिखी, एक आर्टिकल लिखी, तो फिर लिखने के बाद आप किसी इंग्लिश जानकार को, इंग्लिश एक्सपर्ट के पास वो भेज देते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। मतलब वो एक्सपर्ट देख लेता है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या इसमें कोई और मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक्स को रिमूव करके उनको सही किया जाता है। उस प्रोसेस को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी प्रूफ रीडिंग हो जाती है। प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग वाला स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो हल्का सा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक एरर तो बच्चों आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, आपको मालूम है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज खुद से शुरुआत नहीं कर सकते, उसको एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ता है। तो डीएनए के बीच में एक ये आरएनए जो प्राइमर है उसका अगर वहाँ रहेंगे वो प्राइमर, तो वो एक किस्म का एरर है, बड़ा एरर है। इसलिए उस प्राइमर को रिमूव किया जाता है। उसकी जगह पर एक डीएनए उसमें सिंथेसाइज की जाती है। तो रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन प्लेस ऑफ आरएनए, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है, आपको समझा दिया गया था। तो वो भी एक किस्म की प्रूफ रीडिंग है जो वो गलती को रिमूव करती है। इसके अलावा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो भी डीएनए सिंथेसिस करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, वो भी डीएनए सिंथेसिस करता है। उन सब में एक एक्टिविटी अलावा है पॉलीमराइजेशन के अलावा, वो है बच्चों कि उनमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। वो आप याद रखना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसको कहा जाता है। इस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से क्या करता है, एक्सो मीन्स पेरिफेरी, बाहर, इंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स पेरिफेरी, साइड, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना या तोड़ने वाली एंजाइम को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस एक्टिविटी के तहत ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, डीएनए के एंड से जो बेसेस हैं उनको, न्यूक्लियोटाइड है, उनको तोड़ता है। तो वो तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक समझाता हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये प्राइमर है, इसके बाद डीएनए सिंथेसिस हो रही है। टेम्पलेट पर ए है तो न्यू डीएनए में टी आएगा, टेम्पलेट पे टी है तो न्यू डीएनए में ए आएगा। तो अगर ऐसा आता है तो सही चल रहा है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस के दौरान एक गलत बेस इसमें जुड़ जाता है। मान लो यहाँ ए आना चाहिए था, ए की जगह जी आ गया, ए की जगह जी आ गया, तो ये सही बेस पेयरिंग नहीं है। टी ऑलवेज पेयर्स विद ए, टी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन यहाँ जी आया किसी गलती की वजह से। इसको कहते हैं हम बच्चों मिसमैच पेयरिंग इसको कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐसा कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन जैसे ही गलत बेस यहाँ जुट जाती है, ये डीएनए पॉलीमरेज यहीं पर रुक जाती है, पास हो जाती है, हाल्ट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई, गलत बेस इसमें जुड़ गया। तो
यही रुकने के बाद वापस आती है, वापस कहाँ 3 प्राइम टू 3 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वापस आता है। आने के बाद इस गलत बेस का जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है T और G के दरमियान जो बॉन्ड है अब बना है उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद इस गलत बेस को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहां पर सही बेस लगा देता है, वो है A। तो जब मिसमैच हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो वापस आती है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी वापस आएगा, फर्स्ट भी वापस आएगा, जो भी एंजाइम इसमें काम कर रहा होगा वो वापस आके इस गलत बेस को हटा के उसकी जगह सही बेस लगा देता है। तो गलत बेस जो कहां से हटा है, एंड से हटा है। एंड से हटाने को हम बताते हैं एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी के तहत ये काम किया। लेकिन ये एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम आने के बाद किया, इसलिए इसको कहते हैं हम बच्चों 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी। ये काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है और थर्ड भी कर सकता है। तीनों डीएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है ये काम करता है। तो इस तरह से देखो गलत चीज हटा के सही बेस लगा देना ये प्रूफ रीडिंग है। ठीक, अच्छा ये प्राइमर रिमूव करना ये भी एक किस्म का प्रूफ रीडिंग है। तो प्राइमर तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जाते जाते हटाता है डीएनए पॉल थर्ड, डीएनए पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉल फर्स्ट जो है वो प्राइमर को रिमूव करता है, इसकी जगह डीएनए सिंथेसाइज करता है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आते आते करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये सिर्फ डीएनए पॉल के साथ मखसूस है ये फंक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज कैन बी डन बाय डीएनए पॉल फर्स्ट, बट 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये तीनों डीएनए पॉलीमरेजेस कर सकते हैं। तो जो भी हो ये सब मिलके इस प्रोसेस के तहत जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, एरर जो है वो हटाते हैं, एरर कम करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हाईली एक्यूरेट है। दिस इज कॉल्ड फाइडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात समझ में आ गया, ये बात कहना बहुत जरूरी था डीएनए रेप्लिकेशन के एंड पर। अब और एक इंपॉर्टेंट चीजें हम करने वाले हैं बच्चों, वो ये कि सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, तो 3 प्रपोजल है डीएनए रेप्लिकेशन के मुताल्लिक कि कुछ कहते हैं ये डिस्पर्सिव है, कुछ कहते हैं ये कंजर्वेटिव है और कुछ कहते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव। इन तीनों में से ठीक है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है वो है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इट इज neither dispersive nor conservative, it is सेमी कंजर्वेटिव। अब ये सेमी कंजर्वेटिव क्या है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए यहां पर एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। 2 कलर के चाक यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक सिंपल लेडर शेप का हम यहाँ डीएनए बनाएंगे आपको समझाने के लिए। मान लो बच्चों ये 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, आपको मालूम है ये एंटीपोलर है, तो ये 5 प्राइम, ये उसका 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक, इनके बेस की सीक्वेंस भी बताएंगे हम यहाँ पर आपको, A T C G। तो A की कॉम्प्लीमेंट्री T है, T की कॉम्प्लीमेंट्री A है, C की कॉम्प्लीमेंट्री G है, G की कॉम्प्लीमेंट्री C है। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता हूँ। ठीक, ये मान लो बच्चों ये आपका पेरेंट डीएनए है, दिस इज योर पेरेंट डीएनए। इसी की रेप्लिकेशन होनी है, ये पेरेंट डीएनए है। तो रेप्लिकेशन के दौरान आपको पता है पहला काम ये होता है कि ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होती है डीएनए हेलिकेज की मदद से। अब हम इनको अलग दिखाएंगे। ये
और ये सॉरी ये पेरेंट स्ट्रैंड का एक स्ट्रैंड, ये पेरेंट डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ठीक, इसका रखेंगे ए टी सी जी, ये वाला ऐसा, तो ये वाला टी ए जी सी। नाउ दी टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है वो सेपरेट किया गया है डीएनए हेलिकेज की मदद से। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये दो स्ट्रैंड है, ये दोनों टेम्पलेट का काम करते हैं। बोथ द स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, एक्ट्स एज गाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। जो नया डीएनए बनेगा इस पुराने डीएनए की स्ट्रैंड की सीक्वेंस के हिसाब से बनेगा। अब डायरेक्शन आपको पता है सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द न्यू डीएनए सिंथेसिस आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये याद रखना आपको। सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहां से आएगा इसका? यहां से शुरुआत होगा, यहां से आगे जाएगी। ये अलग चार्ट से बना रहा हूं क्योंकि ये नया डीएनए है, नया डीएनए ब्लू चार्ट से बना रहा हूं। ये इसका 5 प्राइम, ये उसका 3 प्राइम। बोर्ड सही नहीं है। ठीक, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी। तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी खुद भी बना सकते हो। ठीक, दूसरा स्ट्रैंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनेगा नया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ टी है तो यहाँ ए। यहाँ बेस पेयरिंग हो रहा है। तो ये बच्चों बना अब 2 डीएनए, ये 2 डीएनए बन गए। एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। इनको कहते हैं हम न्यू डीएनए या डॉटर डीएनए भी कह सकते हो, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। अब यहां देखना, ये जो येलो कलर से जो स्ट्रैंड बनाया, इट बिलोंग्स टू द ओल्ड डीएनए, पेरेंट डीएनए का है ये ओ। जब आप नए डीएनए में देखोगे तो 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल में 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स के हर एक के 2 स्ट्रैंड हैं। 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो है ये ओल्ड का स्ट्रैंड है। ठीक, ओल्ड डीएनए का स्ट्रैंड है। मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन होकर एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, तो नए बनने वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स में ठीक एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना ओल्ड का रहता है, ओल्ड का बच के रहता है। ठीक है, ओल्ड का इसमें कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन मीन्स बचना। ठीक है, लॉस ना होना, लॉस नहीं हुआ, यहां पर है अभी न्यू डीएनए में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी मोड को कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, यानी हाफ ऑफ द पेरेंट डीएनए या हाफ ऑफ द पेरेंट डीएनए रिमेन्स कंजर्वेट इन द न्यू डीएनए। ठीक, ओल्ड डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, उन 2 स्ट्रैंड में से हाफ, आधा जो है कंजर्व हो रहा है न्यू डीएनए में। देखो ये इसमें ये वाला पार्ट ओल्ड का है, ये वाला पार्ट ओल्ड का है। इसी को कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, कि क्या ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन 2 new DNA molecules are formed from old DNA, but in the new DNA half of the strain belongs to the old DNA या parent DNA. ठीक, या in other words half of the old strain ठीक remains conserved in the new DNA. This mode of replication is called semi conservative mode of DNA replication. और इस मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को, इस किस्म के डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 2 साइंटिस्ट ने, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में। वो एक्सपेरिमेंट भी हल्का सा आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन
एंड स्टॉल, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, 1958 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या किया मेसर्सन और स्टॉल ने बच्चों, वही ई कोलाई बैक्टीरिया जो कॉमन बैक्टीरिया है उन्होंने यहाँ यूज करते हैं वो। ठीक, एक कल्चर मीडिया जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो होंगे, ठीक, लेते हैं, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। लेकिन इस कल्चर मीडिया में आपको पहले से ही बता चुका हूं कि कल्चर मीडिया में वो सारे रिसोर्सेस रखते हैं जो इस बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ता है, न्यूट्रिएंट इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर यहाँ अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर बच्चों इस्तेमाल करते हैं। इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी एलिमेंट्स की तरह उनको नाइट्रोजन भी जरूरत पड़ता है, तो नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर यहाँ क्या प्रोवाइड किया, अमोनियम क्लोराइड इस कल्चर मीडिया में। ठीक है, मगर इसमें जो नाइट्रोजन यूज किया वो नाइट्रोजन की एक हैवी आइसोटोप है N15 वाला आइसोटोप। ठीक, नाइट्रोजन का N14 जो है वो नॉर्मल आइसोटोप होता है, ठीक है, उससे एक हैवियर आइसोटोप है N15। तो N15 वाला आइसोटोप, ठीक, यहाँ इस्तेमाल किया इस कल्चर मीडिया में। इस कल्चर मीडिया में इस ई कोलाई को ग्रो किया फॉर सेवरल जनरेशंस, ग्रोन फॉर सेवरल जनरेशंस यूज किया। जब सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक इसी N15 वाली मीडिया में अगर ई कोलाई को ग्रो करेंगे तो इस ई कोलाई से जो भी जनरेशन्स आगे आएंगे, जो बैक्टीरियल सेल बनेंगे, उन बैक्टीरियल सेल्स में जो डीएनए होंगे, उन डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, उन नाइट्रोजनस बेसिस में जो नाइट्रोजन होंगे, वो नाइट्रोजन ये N15 वाला उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो जब कई जनरेशन तक इस ई कोलाई बैक्टीरिया को N15 वाले में रखा कल्चर मीडिया में, तो ऑल द डीएनए ऑफ दिस ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उनमें अब N15 वाली आइसोटोप है। ठीक, इस डीएनए को, इन बैक्टीरिया से निकलने वाली डीएनए को आइसोलेट करने के बाद जब उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया, आइसोलेट करने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन से, आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ठीक, सबस्टेंस जो है या मॉलिक्यूल जो है या कोई ऑर्गेनल हो, जो भी हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी वो सेडिमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर एक लेयर बनती है बच्चों, क्योंकि हैवियर आइसोटोप है नाइट्रोजन N15, इसलिए वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है। ये N15 वाली एक लेयर बन जाती है डीएनए में, क्योंकि दो स्ट्रैंड है N15। ठीक, ये जो डीएनए है, ठीक, उसका यहाँ पर एक लेयर बन जाता है। इसके बाद कई जनरेशन तक N15 में ग्रो करने के बाद अब शिफ्ट किया जाता है इन ई कोलाई सेल्स को एक ऐसे कल्चर मीडियम में, ठीक, जिसमें होता है N14 आइसोटोप, वही अमोनियम क्लोराइड, मगर इस बार नॉर्मल नाइट्रोजन N14 वाली आइसोटोप यहां पर आप यूज करते हैं। ठीक, अब यहां मैं लिखता हूं ये जो डीएनए है, ठीक, इनमें जो डीएनए है वो ये पेरेंट डीएनए है, इनमें N15 है दोनों, क्योंकि ये N15 वाले मीडिया से आया है। इस N15 मीडिया से आने के बाद जब N14 में ग्रो किया, N14 में ग्रो किया फॉर वन जनरेशन, ये रखता हूं यहां पर मैं रेफरेंस के लिए। तो शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग करने के बाद इसको ग्रो किया आफ्टर वन जनरेशन, तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाता है बच्चों 20 मिनट्स में। तो हम यहाँ आफ्टर 20 मिनट्स भी लिख सकते हैं, दैट इज 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो डबल हो जाएंगे, उनके अंदर जो डीएनए है वो भी डबल हो जाएगा। तो ये डबल हो गया बैक्टीरिया। और याद रखना इसमें मीडियम कौन सा है, आप N14 वाला, ठीक,
तो ये ओल्ड डीएनए, इस ओल्ड डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा। उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो नया डीएनए बनेगा, मैं इसको फिर अलग तरह से बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इससे बनाता हूं तो ये नया डीएनए बना, ये ब्लू वाला नया डीएनए। तो ओल्ड वाला क्या है, टेम्पलेट का काम क्या है, N15, ओल्ड वाला N15। अब क्योंकि कल्चर मीडिया N14 है, कल्चर मीडिया में N14 है, तो N14 वाला यूज होगा नया डीएनए बनाने के लिए। तो नए डीएनए में आ जाएंगे बच्चों N14। इस ई कोलाई बैक्टीरिया से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, उनको अगर सेंट्रीफिकेशन किया गया तो उनकी सेंट्रीफिकेशन से बच्चों फिर एक लेयर बनी। एक खास किस्म के सेंट्रीफिकेशन किया जाता है, उसको सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। वो यूज करते हैं बच्चों मेसेल्सन इंस्टॉल। तो उसकी जरिए से जब आफ्टर 1 जनरेशन, आफ्टर 20 मिनट्स हासिल होने वाली डीएनए को जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन की, अगेन एक लेयर बनी, मगर वो लेयर जो है पहले लेयर से थोड़ा ऊपर बनी, क्योंकि इस बार जो डीएनए है बच्चों, यहाँ पर N15 एक है और दूसरा जो है N14 है। एक N15, एक N14। ठीक, सारा प्योर N15 भी नहीं है इसमें, प्योर N14 भी नहीं है, बल्कि दोनों की इंटरमीडिएट है, हाइब्रिड है। तो यहाँ ये हाइब्रिड कहलाता है, हाइब्रिड। तो एक हाइब्रिड डीएनए बनी जिसमें हाफ N15 वाला आइसोटोप है और हाफ में N14 है। इसलिए ये ना N15 की तरह नीचे बैठा, ना N14 की तरह ऊपर बैठा, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट लेवल पे ये लेयर बनती है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का यहाँ प्रेजेंस होना ये साबित करता है बच्चों कि हाफ जो है ओल्ड का है, हाफ न्यू है। ओल्ड का 15 था N और न्यू का N14 था। ठीक, यहीं से साबित होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये कंजर्वेटिव नहीं है, बल्कि सेमी कंजर्वेटिव है। हाफ ओल्ड है, हाफ न्यू है। ये ओल्ड, ये न्यू है। लेकिन इन्होंने बात यहीं तक नहीं रखा, इन्होंने और ग्रो किया, और एक जनरेशन, ठीक, और एक जनरेशन ग्रो किया। तो आफ्टर 2 जनरेशंस, यानी आफ्टर 40 मिनट्स, इन दो में से 2 डीएनए है, 2 डीएनए जब खुल जाएंगे तो 4 टेम्पलेट बनेगा। हर टेम्पलेट पर जो है नया डीएनए सिंथेसिस होगी और नया डीएनए में जो नाइट्रोजन आएगा वो N14 वाला आएगा। ठीक, यहाँ बना नहीं सकता हूँ बच्चों, यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। आफ्टर 40 मिनट्स क्या हुआ, उनसे हासिल होने वाले डीएनए को उन्होंने अगेन सेंट्रीफिकेशन की। तो सेंट्रीफिकेशन करने के बाद क्या हो गया, यहाँ प्योरली N15 तो रहा नहीं। ठीक, तो इसमें 2 लेयर बनते हैं, एक लेयर N15, N14 इंटरमीडिएट्स का, ठीक, जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि नया डीएनए बन रहा है, उनमें N14 आ रहा है। N15 तो पुराना था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है। ठीक है, और दूसरा लेयर बनी बच्चों N14, क्योंकि नया डीएनए बन रहा है, नया डीएनए में नया N14 वाली आइसोटोप होंगे। तो 2 लेयर बनता है। क्या, ये एक इंटरमीडिएट और एक N14 न्यू। लेकिन इनकी परसेंटेज 2 जनरेशन के बाद निकलते बच्चों 50-50%, इंटरमीडिएट 50% और न्यू N14 50%। तो इस तरह से आफ्टर 3 जनरेशंस, आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक, आफ्टर 80 मिनट्स ऐसा ग्रो करते गया। तो जैसे जैसे ग्रो करने के बाद जो डीएनए हासिल हुआ उनको सेंट्रीफिकेशन की, तो न्यू डीएनए जो है N14 कॉम्बिनेशन जो है उसकी परसेंटेज बढ़ता गया। अब 3rd जनरेशन में ये परसेंटेज जो है वो बढ़ जाती है 75% तक, और ये कम हो जाती है 25%। ठीक, आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो भी हो, ये N15, N14 जो इंटरमीडिएट्स जो हासिल हुआ, ये प्रूव करता है, ये शो करता है
कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है, हाफ ओल्ड का रहता है, हाफ नए का रहता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको